नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 18 मार्च को जो केमिस्ट्री की एग्ज़ाम लगने वाली है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फिजिकल केमिस्ट्री में ये जो 3 चैप्टर आते हैं अपने विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, तो इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2024 केमिस्ट्री का पेपर होगा 18 मार्च को, और उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। और इसके अंदर आपको 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर है विलयन, दूसरा विद्युत रसायन और तीसरा रासायनिक बलगतिकी। तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं उसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है। पहले शुरू के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपको विलयन वाले चैप्टर से अर्थात सॉल्यूशन वाले चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मोलरता व मोलरता और दूसरा आदर्श और अनादर्श विलयन। यहाँ पर क्वेश्चन आपको जब आप अंतर याद करते हो साथ में मोलरता व मोलरता का फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, क्योंकि सीधा फॉर्मूला का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जब आदर्श और अनादर्श विलयन की जब हम बात करते हैं तो साथ में आपको इनके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हेनरी का नियम लिखते हुए इसके दो अनुप्रयोग काफ़ी बार पूछे जाते हैं या इसके अनुप्रयोग से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तीसरा क्वेश्चन, प्रतिलोम प्राशन किसे कहते हैं, और एक इसका एप्लीकेशन एक यूज लिखिए। सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रतिलोम प्राशन किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको और भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपको इन क्वेश्चनों को हल सहित चाहिए तो कमेंट्स जरूर करें। अगर आपकी कमेंट्स फुल आए तो जरूर आपको ये जो आज फिजिकल केमिस्ट्री के जो मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको उनकी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन है केबी व केएफ। तो इस प्रकार से लिखा होता है केबी या और केएफ को परिभाषित करते हुए इनका आपको क्या लिखना है, मात्रक लिखिए। इसके अलावा आपको पता है आपके एग्जाम में अत्यलघुनात्मक क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ से एक संक्षिप्त में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। किसी की परिभाषा पूछ सकता है तो आपको आपेक्षिक वाष्प दाब अवनम, दूसरा है प्राशन दाब, तीसरी बात की हम करेंगे तो वांटाफ गुणांक, और चौथा मोलंस। तो मोलंस की तो जो परिभाषा है या इसका सूत्र परिभाषा एवं इसका सूत्र काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे कि स्थिर क्वांटम मिश्रण किसे कहते हैं, इसके घटकों को परिभाषी आसवन विधि द्वारा पृथक क्यों नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि स्थिर क्वांटम मिश्रण किसे कहते हैं, इसके घटकों को परिभाषी आसवन विधि द्वारा पृथक क्यों नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि स्थिर क्वांटम मिश्रण को परिभाषी आसवन विधि के दौरान पृथक क्यों नहीं कर सकते, इसको स्पष्ट कीजिए। अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करें और अपने जितने भी साथी हैं उन सब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिससे इसका सॉल्यूशन है वो लाया जा सके। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन, और क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है क्यों। एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। अब आपको पता है जो फिजिकल केमिस्ट्री होगी तो उसमें न्यूमेरिकल आएंगे, तो इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 न्यूमेरिकल है कि एक में हम बात करेंगे किसकी, मोलरता की, और दूसरे में मोलरता की। तो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की आपको क्या ज्ञात करनी है, मोलरता की गणना करनी है। अगला, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हो। इसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल है वो आपके प्राशन दाब से रिलेटेड होता है, और प्राशन दाब देखकर आपको उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, या प्राशन दाब से भी कैलकुलेट संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अगला जो क्वेश्चन है कि एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत
कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है तो उसके मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ आपको मोल अंश अर्थात मोल भिन्न ज्ञात करने। तो ये आपके चैप्टर नंबर 8 विलियन वाला जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कुल इसमें से 10 क्वेश्चन है। आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि इन 10 में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो अगला आपका आता है विद्युत रसायन या विद्युत अपघटन, जिसको या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जो बोलते हो। अब जब हम बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन अगला आ चुका है कि देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि निम्न सेल में आपको एनोड और कैथोड पे होने वाले रासायनिक समीकरण बतानी है, जिसमें पहला सेल आपका डैनियल सेल, दूसरा शुष्क सेल, तीसरा ईंधन सेल और चौथा सीसा संचयक सेल। एक चीज़ और, अगर आपको एनोड और कैथोड पर लिखने वाली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया याद हो तो आप इन दोनों को जोड़ के उसकी सेल अभिक्रिया भी आसानी से लिख सकते हो। क्या सेल अभिक्रिया भी आप लिख सकते हो। तो निम्न सेल के एनोड और कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है कि डैनियल सेल के लिए नैनस्ट समीकरण लिखे, या सीधा क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाता है कि नैनस्ट समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद विलयन को तनु करते हैं। विलयन को तनु करने पर उसकी चालकता, इस चालकता को आप विशिष्ट चालकता, विलयन को तनु करने पर उसकी चालकता जिसको आप विशिष्ट चालकता हो, वह मोलर चालकता कैसे प्रभावित होती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि चालकता होती है वो तो घटती है, लेकिन मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। अगला, निम्न को परिभाषित करते हुए ये विशेष बात है, इनका आपको क्या बताना है, एसआई मात्रक। निम्न को परिभाषित करते हुए इनका एसआई मात्रक लिखे। तो पहले हम बात करते हैं प्रतिरोधकता, जिसको आप रोग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा चालकता या विशिष्ट चालक तत्व, जिसको आप कप्पा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। तीसरी मोलर चालकता, जिसको आप लैम्डा एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। और चौथा चालकता, जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हो। तो इनको परिभाषित करते हुए आपको इनका क्या लिखना है, ऐसा ही मात्रक। इसके अलावा निम्न का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र में लेबल डायग्राम होता है। एक तो आपका SHE, सब बच्चे जानते होंगे, जो जानते इसका जो पूरा नाम है वो कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हिंदी में अगर हम बात करें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरा डैनियल सेल का डैनियल सेल का क्या बनाना, आपको नामांकित चित्र बनाना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि स्पष्ट कीजिए कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपको लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है, कि स्पष्ट कीजिए कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। अगला है कोलराउस का नियम लिखते हुए उसके उपयोग लिखे। कोलराउस का नियम लिखते हुए उसके आपको क्या बताने, अनुप्रयोग बताने हैं। बेटा इन्हीं उपयोग से आपका जो न्यूमेरिकल है आंकिक पर्सन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। अगला, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखे। तो फेराडे के कितने नियम है, 2। तो दोनों नियम आपको बताने, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखे। इसके बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में, क्वेश्चन नंबर 19 में इस चैप्टर जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, उसमें बुक का आपका एग्जाम्पल 3.7 और 3.8 यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल है वो न्यूमेरिकल के रूप में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपकी जो इस चैप्टर के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न आते हैं उसमें 3.3 और 3.12 वाले क्वेश्चन आपको एज इट इज करने, याद कर लेना। तो ये न्यूमेरिकल है जो काफ़ी हद तक इस चैप्टर से पूछने को, देखने को अपने को मिलते हैं। तो चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे या तो मिलेंगे कोलराउस के नियम से, या जो नैनस्ट समीकरण बनती है वहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये जो मैंने बताया इनको विशेषकर आप इन पर फोकस कर लेना। इसके बाद बेटा अब चलते हैं, इसके बाद आपका जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जो भौतिक रसायन हम जिसको बोलते हैं, उसका लास्ट आपका चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी, जिसको आप केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हो। पहला क्वेश्चन तो सब जानते हैं कि अणुसंख्यता व कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है अणुसंख्यता व कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा, शून्य व प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक ज्ञात करना है। या इसको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है कि शून्य या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। क्या समाकलित
वेग समीकरण है वो आपको व्युत्पन्न करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन नंबर 23, अभिक्रिया का जो वेग है उस पर उत्प्रेरक व ताप के प्रभाव को किसकी सहायता से, आलेख की सहायता से, ग्राफ की सहायता से आपको समझाना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, शून्य व प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो अगला है शून्य व प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल ज्ञात करें। तो दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लीजिए या उदाहरण देखकर भी आपको इनके बारे में पूछा जा सकता है। अगला, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले दो कारक, किसी भी दो कारक को आप समझा सकते हो। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले दो कारक समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 27। तो क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दो क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले, और उम्मीद करता हूँ कि दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाए। पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धआयुकाल का कितना होता है? 10 गुना होता है। दूसरा, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है? दुगुना होता है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। अगला, संगत सिद्धांत क्या है, और ये इस संगत सिद्धांत क्या है, और इस सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया हेतु दो अवरोधों के नाम बताइए। तो संगत सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे बताना। अगला, ताप गुणांक क्या है? यह प्रश्न आपको ताप के लिए जो वक्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ताप गुणांक क्या है, और आर्यनीय समीकरण लिखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट समीकरण है ये आर्यनीय से समीकरण। इसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल दिया कि x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगति के अनुसार है। तो यदि सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें, यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा, एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए या आधी कर दी जाए। तो ये आपके इस फिजिकल केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें ये जो हमने 3 चैप्टर लिए थे, और इन तीनों चैप्टर से 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए, और यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी चाहिए तो कमेंट्स करें, और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अपनी मुलाकात जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हो सके।